आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में आज 7वां वीडियो है, जिसमें हम लोग 26 प्रश्नों को हल करेंगे और ये सेट आज का इस सीरीज का लास्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा कि निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, तो ये यहाँ पे लोकसभा है, अमेरिकी सीनेट है, स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पे 4 देशों का जो सदन का नाम दिया गया है। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो एक पार्लियामेंट जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का ये दूसरा सदन है। और यहाँ पे जो लोकसभा है ये भारत का जो पहला सदन है, और अमेरिका का जो सीनेट है ये अमेरिकी संसद का, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसका दूसरा सदन है, उच्च सदन। और डी है जो स्विट्जरलैंड का ये सदन है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे लंबे भाषण देने का जो ये है, ये अमेरिकी सीनेट में है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों अर्थात जो राज्य के जो देश के जो राष्ट्र है उसकी इकाइयों पर निर्भर करती है? तो देखिए यहाँ पे है कि पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है भारत, और तीसरा है स्विट्जरलैंड, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन जो है अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों अर्थात इकाइयों पर निर्भर करती है? तो देखिए यहाँ पे जो है पहला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें भी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के ऊपर होती है। और भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में होती है। स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों पर होती है। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें भी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों पर होती है। तो देखा जाए तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनियमित हित समूह। अनियमित हित समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रहे, यहाँ पे कहा रहा है कि ये कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है अनियमित हित समूह के बारे में। तो ये है, ये स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं। ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। सी है, असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कई बार हिंसक व्यवहार का पैदा होना। और डी है, ये अल्पकालीन और अस्थायी होते हैं। ये अल्पकालीन और अस्थायी होते हैं क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो तो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे कथन और तर्क दिया गया है। तो कथन अभिकथन ये है कि पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होते हैं। आर है, सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। तो देखा जाए तो ये दोनों कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये देखिए सूची 1 में लेखक का नाम है और सूची 2 में अवधारणा या फिर मॉडल दिया गया है, और इन दोनों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रॉबर्ट मिचल्स जो है ये हो जाएगा अल्पतंत्र ओलिगार्की का लौह नियम। अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिचल्स हो जाएगा। जेम्स बर्नहेम जो हो जाएगा प्रबंधकीय क्रांति। सी राइट मिल्स हो जाएगा शक्ति अभियान। और हेराल्ड लास्वेस हो जाएगा संप्रेषण मॉडल। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हमारा बन रहा है यहाँ पे
4321 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फिर कथन और निष्कर्ष से संबंधित आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको कथन ए दिया है, फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है। और इसका जो आर है तर्क, कि सरकार के पूर्ण रूप गंभीर त्रुटियों और अतार्किकताओं से चित्रित किए जाते हैं जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो देखिए ये जो है ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा और इसका सही व्याख्या भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति के विकास में प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए कार्ल पॉपर है, आर्थर बेंटली है, E.H. कॉर है, ग्राहम वालस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थर बेंटली। आर्थर बेंटली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा, तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्रों की जांच का प्रयास करती है जिसके द्वारा अभिवृत्तियों को मन में बिठाया जाता है? तो यहाँ पे है राजनीतिक समाजीकरण, बी है राजनीतिक संप्रेषण और सी है राजनीतिक आधुनिकीकरण और डी है राजनीतिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक समाजीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक विकास है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। तो राजनीतिक विकास प्रशासनिक का और विधिक विकास है, ये किसका तर्क है? तो ए है R.R. रोस्टो, बी है और ये एक है R.R. रोस्टो और दूसरा है टालकाट पार्सोस और तीसरा सोरोकिन और चौथा मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका 1 और 4। तो देखिए यहाँ पे ए भी सही हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है। ए है राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का एक समूह है और बी है राजनीतिक संस्कृति का अनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है और सी है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की अभिवृत्तियों और राजनीतिक पर उनके संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है और डी है राजनीतिक संस्कृति में एक सौभाग्य दृष्टिकोण है जैसे राजनीतिक समाजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर राजनीतिक संस्कृति का आनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, यही इसका जो है ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्थानिक उपागम इंस्टीट्यूशन अप्रोच से संबंध नहीं है? यहाँ पे दिया कि ये कैरियू हंट और दूसरा है हरमन फाइनर और तीसरा है राय सी मैक्रिडिस और चौथा कार्ल फेड्रिक्स। तो इसका वो हो जाएगा हरमन फाइनर, इसका जो है संस्थापक उपागम में आता है और इसका ये है कार्ल फेड्रिक। तो 2 और 4 इसका हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 और 4 में कौन इसका आ रहा है? तो 2 और 4 में आ रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में क्रांतियों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे चीनी क्रांति, क्यूबा की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, शुद्धाचारवादी क्रांति, प्यूरिटन क्रांति जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले ये शुद्धाचारवादी क्रांति यानी कि प्यूरिटन क्रांति ये पहले नंबर पर हुआ था। उसके बाद हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर आ जाएगा ये चीनी क्रांति तीसरे पे और चौथे पे आ जाएगा क्यूबा की क्रांति। तो इस तरीके से 1 2 4 नहीं 4 3 फिर 1 फिर 2। तो इसका इस तरीके से राइट आंसर बनेगा। तो 4 3 1 2 इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिए गए कथन है
जिसमें अभिकथन ए है और तर्क इसका आर है। तो देखते हैं कि अभिकथन ए में कुलीन तंत्र की लौह विधि यानी कि लौह कानून ने स्थापित किया कि राजनीतिक दलों सहित सभी लोकतांत्रिक संगठनों में कुछ नेताओं या लघु विशिष्ट समूह द्वारा अंतिम रूप से नीति निर्धारित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आती है कि नीति निर्धारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक रूप से कुछ लोग सम्मिलित होते हैं जो अनेक लोगों की ओर से कार्य करते हैं। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका तर्क भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है अभिकथन दिया गया है, लिख दिया कि अभिकथन है कि सेना का गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में दबदबा होता है। सेना का गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में दबदबा होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक विखंडन और वितरण यानी कि क्लीवेजेज राजनीतिक अस्थायित्व में अत्यधिक रूप से योगदान देता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। तो इसके हिसाब से दोनों सही है और ये आर जो है एक की व्याख्या नहीं करता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है। बिल्कुल सही है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा जो है ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। बी है प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है, बिल्कुल। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल सही। प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट में अधिक महत्व है। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व है। तो ये जो बिल्कुल गलत है, ये जो है इसमें बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है यही। तो ये पूछ रहा कि कौन सही नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा जो होती है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमज़ोर है। ये भी सीनेट की तुलना में कमज़ोर है, ये भी सीनेट की तुलना में कमज़ोर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी स्विट्जरलैंड का फेडरल लेजिस्लेचर द्विसदनात्मक है। स्विट्जरलैंड का फेडरल लेजिस्लेचर द्विसदनात्मक है, बिल्कुल सही है। इसमें निम्न सदन को नेशनल काउंसिल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और मतदाताओं तथा उम्मीदवार की योग्यता का निर्णय नेशनल काउंसिल करती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कह कौन सा कथन नहीं सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे सारे निगेटिविटी वाले से ही प्रश्न आ रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका विशेषता नहीं है। यह सामान्य कानून परंपरा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। स्कॉटलैंड के न्यायगमन में पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। वेल्स के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिश के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है, बिल्कुल नहीं। हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिश पर नहीं, बल्कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो चांसलर होते हैं इनकी सिफारिश पे की जाती है। तो कॉमन्स की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा कि कौन विशेषता नहीं है, तो यही एक विशेषता इसका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सामान्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सामान्य प्रणाली के कार्य में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पे यदि यह कि सही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो जो उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
और दूसरा, प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करता है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। और तीसरा, अवशेष अथवा बाकी मतों को उम्मीदवार में बांट दिया जाता है। और चौथा है कि सूचियां अनावृत अथवा संवृत हो सकती है। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमानों में के मतों को इंगित करने तथा व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्रम में लगाना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा कि प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करता है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। ये पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर है कि देखिए यहाँ पे अवशेष, ये भी नहीं, सूचियाँ अनावृत्ति अथवा समृद्ध हो सकती है। अनावृत्ति सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमानों के मतों को इंगित करने तथा व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर उम्मीदवार को उसे प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और चौथे नंबर पे अवशेष अथवा, यानी कि गणना होने के बाद की बात यह है कि अवशेष अथवा बाकी मतों को उम्मीदवार में बांट दिया जाता है। ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 4, तो देखिए यहाँ पे तो चारों में से ये जो हो जाएंगे, ये पहले नंबर पर हो जाएगा, ये उसके बाद से दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, नहीं, ये तीसरे नंबर पे, और ये हो जाएगा पहले नंबर पे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ दे रहा है कि डेविडिस्टन के अनुसार निम्नलिखित विनियामक यंत्रों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे है कि सामाजिक सांस्कृतिक नियम, दूसरा संचार चैनल, गेट कीपिंग एंड एट द बाउंड्री, और घटाव प्रक्रिया चौथे नंबर पे है। तो इसको क्रम में लगाना है। तो पहले गेट कीपिंग एट द बाउंड्री, ये पहले नंबर पे हो जाएगा, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद से 1 है सामाजिक सांस्कृतिक नियम, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर है कि संचार चैनल तीसरे नंबर पे, और उसके बाद से घटाव प्रक्रिया, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केजे होल्स्टी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो कौन राज्य प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे दिया है कि राज्यों की संख्या तथा प्रकार में वृद्धि, राज्यों की संख्या तथा प्रकार में वृद्धि। और यहाँ पे देखिए ये निगेटिविटी है कि विशेषता ये नहीं है। तो ये राज्यों की संख्या तथा प्रकार में वृद्धि ये है। और यहाँ पे दिया है कि उन राज्यों के द्वारा विध्वंस की बड़ी क्षमता जिसके पास परमाणु हथियार तथा आधुनिक वितरण प्रणाली है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसकी विशेषता है प्रभाव की आधिपत्य स्थिति, जिसे 3 अनिवार्यता गैर यूरोपीय देशों रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में हासिल की है, ये भी है। और ऐसे अनेक राज्य जो राजनीतिक तथा आर्थिक संधियों में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पूछ रहा कि कौन नहीं है विशेषता, तो ऑप्शन नंबर जो 4 डी है, ये बिल्कुल इसी की विशेषता नहीं है। केजे होल्स्की के अनुसार ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिए कि राजनीतिक संस्थानीकरण में शामिल है, राजनीतिक संस्थानीकरण में शामिल है। तो पहला देखिए अभी राजनीतिक लामबंदी, और दूसरा है राजनीतिक समेकन, और तीसरा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और डी है चौथा है राजनीतिक अपखंडन। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन शामिल है, तो यहाँ पे ये राजनीतिक लामबंद बिल्कुल शामिल है, और उसके बाद से राजनीतिक समेकन ये भी बिल्कुल शामिल है, और राजनीतिक प्रतिनिधि बिल्कुल शामिल है। अपखंडन जो है बिल्कुल शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, सूची से संबंधित ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 में लेखक का नाम है और सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया गया है। तो लेखक में ABC करके है, और उसमें 1 2 3 से मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 का। तो यहाँ लेखक है कि क्रेन ब्रिंटन। तो क्रेन ब्रिंटन जो है ए, यहाँ पे दिया है कि ये एनाटोमी ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये एनाटोमी ऑफ द रिवोल्यूशन इसका हो जाएगा 2। और रॉबर्ट टेड रॉबर्ट गर जो है ये जगह वाई मैन रिबल,
और चार्ल्स टिली, तो चार्ल्स टिली जो हो जाएगा यूरोपियन रिवॉल्यूशन। और थेडा स्कॉकपॉल जो हो जाएगा स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कि 2413 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमंड तथा बर्बा ने नागरिक संस्कृत के अध्ययन में, देखिए यहाँ पे दिया कि नागरिक संस्कृत के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया था, किन किन देशों का आधार बनाया था। तो यहाँ पे देखिए चिली, यूएसए, यूके, फ्रांस, स्पेन। और बी है यूएसए, फ्रांस, मैक्सिको, इटली, जर्मनी। और सी है मैक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएसए, यूके। और यूएसए, यूके, चिली, मैक्सिको। देखिए ये अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले चिली, यूएसए, यूके, फ्रांस और स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आमंड तथा बर्बा के नागरिक संस्कृत के अध्ययन के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं। 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं, तो यहाँ पे है कि ये है सीमित विषय और भागीदारी। सीमित विषय और भागीदारी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बी है नागरिक सांप्रदायिक लोकतांत्रिक। और सी है अभिजात्य निर्णयात्मक सीमित। और डी है सामंती, अर्धसामंती और लोकतांत्रिक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नागरिक, सांप्रदायिक और लोकतांत्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर है बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस सेट का आज का लास्ट प्रश्न है, और ये सीरीज भी लास्ट है, और ये इसका लास्ट सीरीज, इस सीरीज के लास्ट सेट का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे सूची दिया गया है, एक सूची में लेखक है, दूसरी सूची में उनके पुस्तक का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वी बुजान, तो वी बुजान जो है वो जगह पीपल, स्टेट एंड फियर, पीपल, स्टेट एंड फियर। फिर लेन हैंसन जो है वो हो जाएगा 3, यानी कि द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। और सी है के.एन. वाट्स, तो के.एन. वाट्स जो है मैन, द स्टेट एंड वार। और इवेंट्स जो है वो हो जाएगा सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसका जो हो जाएगा 4312, तो 4312 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोगों ने इस सेट का 26 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किए हैं। और ये जो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का जो सीरीज था, आज का ये लास्ट सीरीज है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो के साथ।